हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th का हिंदी का कहानी भाषण था, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखे का पार्ट 1 कर चुके थे। अब यहाँ से आगे हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे दिया गया है, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। यानी संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? तो इसकी प्राचीनता। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। संस्कृत जो भाषा है, ग्रीक जो भाषा था उससे भी बहुत पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुँची है, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भाली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है। यानी कि ग्रीक जो लैटिन भाषा है सदियों से लोगों को यानी कि इंसानों को ज्ञात है। और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जा रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। साम्य मतलब कुछ मिला जुला अवश्य है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द के निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था। यानी कभी कभी शब्द निर्माण में कभी ग्रीक यानी कि लैटिन भाषा को क्या था, कुंजी यानी चाबी मान लिया जाता था। और कभी कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ता था। कभी लैटिन भाषा का तो कभी ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। यानी कि जब ट्यूटानिक भाषाओं और पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो इस दोनों में किसी न किसी प्रकार से क्या देखने गया, पारिवारिक संबंध, कुछ न कुछ संबंध देखा गया था। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। यानी कि जब ये देखा गया कि दोनों में समानता है, इतना समानता इसमें कैसे आ गया, अंतर इसमें कैसे ऐसा पड़ गया, ये सब यानी कि रहस्य बन के रह गया। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भविष्य भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। जैसे ही संस्कृत भाषा इसमें आया तो तत्काल लोगों में क्या हुआ, तो गर्मी और प्रकाश की गर्मी का एहसास होने लगा, कुछ कुछ समझ में आने लगा। और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। जब संस्कृत भाषा के बारे में पता चला तो पता चला कि नहीं, इसी से सब भाषा निकले हैं। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, यानी कि सबसे पहला कड़ी है। उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। आगे है, यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्भरता रूप से इन निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञात हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, उग्निस और स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इन शब्द से परिचित थे। भले ही वह
कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों ना गढ़ लिए गए हो, ऐसा माना जाता है। आगे है दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बात पाना सरल नहीं कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। कोई कोई शब्द होता है किसी क्षेत्र में ज़्यादा चल जाता है तो कोई क्षेत्र में वो चलता ही नहीं है, ऐसा होता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उस समय प्राचीन युग में जिनकी काल गणना हम अपने नहीं आपूत भारत के तिथिक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घापला ना हो जाए, यानी कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए प्राचीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व संस्कृति अथवा का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है, बनाया जा भी सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया को ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुँचे जाएंगे जहाँ से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियाँ एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृत और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मिक, ग्रीक ऐस्मिक जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे भाषाओं में असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। आगे है, मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचार और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचायक है। एक भाषा बोलना किसका? माँ का दूध पीने, यानी दूध पीने से बढ़कर भी क्या है? एकात्मक परिचायक है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सरभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस
एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी ना सिखा पाते। इसमें इतना क्षमता था। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। संस्कृत और इसका साहित्य काल कितने, तो 3000 साल से भी लंबे समय तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। और यह यूनान और रोम है ना, उसका जो संपूर्ण इतिहास उससे भी बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैक्स मुलर जी बोलते हैं उन्हें याद है कि एक दिन इतनी गर्मी थी कि उसे कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्यत कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थे। यानी कि भारत में एक ऐसा भाषा बोला जाता था जो ग्रीक लैटिन के ही क्या था, हुबहू था, जो जर्मनी रूसी के सर्वथा का समान था। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बात कर रहे हैं। जब ऐसे मास्टर जी बोले तो सबको लगा कि मास्टर जी हम लोग से मजाक कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातुरूप श्याम पट पर लिख दिखाएं। अब तो हमारे सामने ऐसे तत्व उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा, यानी उनके आगे झुकना ही पड़ा। आगे है, भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। यानी भारत के जो सुनिश्चित ज्ञान को क्या करते हैं, व्यापक और इतिहास के ज्ञान को यह अपना बहुत ही आवश्यक मानता है। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो चुकी है। भारत का जो फलस्वरूप है वो यानी कि यहाँ की जो भाषा है उससे यूरोपवासियों की क्या हुआ, धारणाएं बदल गई है और बहुत ही विकसित हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझ जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्य विभूत होंगे। यानी मान लीजिए कि कोई भी यानी कि ऐसा प्रलय आया जैसे कि 17वीं शताब्दी के जो अंग्रेजी लोग रह रहे हैं उनका सर्वनाश हो गया और फिर जो अगला पीढ़ी आएगा और जो फिर यानी कि आगे बढ़ेंगे तो भाषा की खोज करेंगे, तो जिसमें पता चलेगा कि अंग्रेजी भाषा पहले से इसमें बोले जाता था, तो उन्हें कैसा बहुत ही आश्चर्य होगा। वैसे ही संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसा हम लोगों ने कल्पना किया है सेम वैसा ही संस्कृत की खोज से हम लोग के साथ हुआ है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्ययन जुड़ गया और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। ऐसा मैक्स मुलर जी हमें बताते हैं। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया है सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बराबर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं। आपूर्ति
इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। यानी कि जो भी भाषा विज्ञान के अब तक हम लोग जो भी निष्कर्ष निकाले हैं या संस्कृत का अगर नहीं होता तो इससे हम लोग यहाँ तक सहायता के बिना नहीं पहुँच पाते। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्येक मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए। किसको? तो अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए। इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। कहाँ से? पूर्व से। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद ना भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि अपना दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था। वो ऐसा हम लोग को बताते हैं कि आप लोग ऐसा अनुभव करें जैसा 100 वर्ष यानी कि 100 साल पहले सर विलियम जोन्स को अनुभव हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, यानी कि सर विलियम जोन्स के, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पीछे भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तरणीय क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं के जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृष्टिभूमि, मानव प्रतिभा के उत्पन्न के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून व विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकट आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विभिन्नता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही है। यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे बात बताए हैं। यहाँ पे अनेक चीज़ हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, राज्य है, कानून है, विधि संहिता है, एक से एक बढ़कर कार्यकलाप, दृष्टिभूमि है, मानव प्रतिभाएं हैं, रीति रिवाज है, परंपरा है, भाषा है, अलग अलग रंग रूप है, आकार प्रकट है, उन्होंने सर विलियम जोन्स ने बताए। आगे है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया।
यानी कि जब तक वो यहाँ नए आए थे तो उन्हें लग रहा था कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों ने अभी तक नहीं देखे थे और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, उन्हें ऐसा मालूम पड़ रहा था। आगे है, भारत को सर विलियम जोन्स जैसी अभी ना जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अब जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा था, यानी कि उस समय उनका उम्र 37 वर्ष था, कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा था। कौन सा सागर में? अप्रांत सागर में डूब रहा था। तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर यानी कि मंद हवाएं के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसी स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। आगे है, और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूँ कहें कि आज भी वैसे हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की है, तथा किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने का कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।